हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3.5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं 3 एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 14, 15 एंड 16 इस क्लास में हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.5 में आपको हमने बताया था कि इसमें आपको व्रज गुणन विधि पढ़ना है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल पिछले वाले क्लास में किया था और हमने इसका इंट्रोडक्शन भी बताया था कैसे आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है ना, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। तो अभी तक आप लोगों ने पिछला वाला क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अब देखिए, ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.5 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है 14, इस पे आप स्टार लगा लो। दिया है कि बेंगलोर के बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं तो कुल लागत 46 रुपये है। परंतु यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। तो बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कहते हैं कि जो आपसे पूछता है आप उसको मान लो। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वाले क्लास से करते हुए आ रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 से ही हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे कंडीशन दी है इसे हमें इक्वेशंस बनाना है। तो सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे। तो इसमें कहा है कि मलेश्वरम का किराया, बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो आपसे पूछता है प्रश्न उसको आप मान लो। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे कि माना बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया x रुपये है तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर तक का किराया y रुपये है। जो आपसे पूछता है उसको आप मान लो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेंगलोर के बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के, क्या कह रहा है कि 2 टिकट मलेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं तो कुल लागत हमारा कितना लगता है, 46 रुपये लगता है। तो 2 टिकट मलेश्वरम के ले रहा है। ठीक है, 2 टिकट मलेश्वरम का ले रहा है तो बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया आपने क्या माना, x। तो इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 टिकट यशवंतपुर का आपने लिया है तथा बस स्टैंड से आपने माना है तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपये, तो इसमें y का मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अभी समीकरण 1 नहीं मानेंगे। अभी देखिए फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया कि परंतु यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम के 3 टिकट तो इसका मलेश्वरम बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया आपने क्या माना, x। तो इसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे, 5 टिकट यशवंतपुर के, तो बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया आपने क्या माना, y। तो ये 5y हो जाएगा और टोटल कितने लगते हैं, 74 रुपये आपके लगते हैं। ठीक है, ये 2 हमारे समीकरण है। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमने इसको लिया है। ठीक है, अब देखिए जो ब्रज गुणन विधि है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे अचर टर्म्स है उसको भी हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं। इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इस साइड लेके आएंगे। ये क्या आ जाएगा, 2x + 3y - 46 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 2 में यानी इसको भी हम इस साइड लाएंगे तो 3x + 5y - 74 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और इतना आपको करने के बाद ब्रज गुणन लगा देना है, ब्रज गुणन विधि। तो यहाँ पे देखिए ब्रज गुणन विधि, एक तो फार्मूला है आपका उससे करो या एक शॉर्ट ट्रिक हमने बताया उससे करो। यहाँ पे देखिए ब्रज गुणन का फार्मूला क्या था, लिख ही देता है। क्या था, x, नीचे क्या था, b1 c2 - b2 c1 = -y
C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये फार्मूला है ब्रज गुणन विधि का। तो आप फार्मूला लगाओगे तो मतलब हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक हमने बताया था कि ब्रज गुणन से क्या हमारा यही रहेगा, जो हम अलग से A1 B1 C1 की वैल्यू निकालोगे आप, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकालना सीखो। पहले क्या है x इक्वल टू ये माइनस वाई और ये 1, ये आपको लिखना ही लिखना है ऊपर, ठीक है। अब नीचे का देखिए x वाले टर्म में यहाँ पे देखिए जो हमारा दो व्यापक समीकरण था, ठीक है ना, दो व्यापक समीकरण क्या हमारा था कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, a है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें कि हम x के गुणांक को साइलेंट कर देंगे, हटा देंगे, ऐसे ढक देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ढक देंगे, और जो ये चार टर्म्स बचेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का साथ में चिन्ह के साथ लिखेंगे, 3 गुणे माइनस 7 माइनस ये 3 ये सॉरी माइनस 64 है, माइनस 64 और ये माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 का इसमें कर दीजिए, ये 5 इंटू माइनस 46, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए y का गुणांक लेंगे, तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है b, तो क्या करेंगे y के गुणांक को साइलेंट कर देंगे, यानी कि ऐसे ढक देंगे, और जो चार टर्म्स बचेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का 47 में करेंगे, 2 इंटू माइनस 74, अब 3 का 46 में करेंगे, इसको हमने ढक दिया, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 46। इस वाले टर्म को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, 1 अपॉन, अब देखिए अब अचर वाले टर्म्स को लिखेंगे तो इसको साइलेंट कर देंगे, और जो ये चार टर्म्स बचेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये x यानी कि इस इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है इसको सोल्व करेंगे। तो x वाले टर्म्स को सोल्व करिए, यहाँ पे देखिए 74 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12 को 2 हासिल 1 और 3 7 21 और 1 कितना आ जाएगा 22, इसमें आएगा माइनस में, 3 चौके 12 को 2 हासिल 1 और 3 7 21 और 1 कितना आ जाएगा 22, और ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 6 के 30 हासिल 3 और 4 यहाँ पे देखिए 5 चौक के 20, 20 और 3 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, इक्वल टू ये माइनस वाई। अब इस वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इसका इसमें करिए, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस हमने पहले लिख दिया, 2 चौक के 8 और 2 7 14, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18 को 8 हासिल 1, 3 चौक के 12 और 1 कितना आ जाएगा 13, इक्वल टू 1। यानी इस टर्म को यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, 5 दूना के 10 माइनस 3 3 के 9, ठीक है। आगे सोल्व करिए, x इसको इसमें से माइनस कर दोगे आप तो क्या मिलेगा 8, क्या मिलेगा 8, और ये माइनस वाई इसको इसमें से माइनस करिए, इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 10 माइनस 10, और इधर 1 अपॉन 10 में से 9 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 1। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 3 टर्म्स मिले हैं, यानी कि ये जो हमारा टर्म्स है और ये टर्म ये आपस में तीनों क्या है इक्वल है, यानी कि इसके बराबर आप इसको कह सकते हो, या इसके बराबर इसको कह सकते हो, या इसके बराबर इसको कह सकते हो, ठीक है ना। इक्वल का चिन्ह दिया हुआ है तो किसी दो टर्म्स को आप ले लो और एक्स वाई का मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1, हमने कौन सा लिया फर्स्ट टर्म लिया और इक्वल टू थर्ड टर्म लिया है, ठीक है। इससे हमें x का मान मिल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का x में करोगे x, 8 का 1 में करोगे 8, यानी कि x का मान कितना आ गया 8। अब ऐसे ही आप ले लो y अपॉन 10 है और ये 1 अपॉन 1, यानी कि सेकेंड टर्म इक्वल टू आपने लिया है थर्ड टर्म्स को, ये टर्म्स है, ठीक है ना। यहाँ से ये समीकरण नहीं है ना, यहाँ से हमने लिया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, यही आपको ज्ञात करना, यानी एक्स वाई का मान ज्ञात आप जब कर लिए तो आपसे पूछा क्या था कि बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया कितना, x रुपये आपने माना था, तो x का मान कितना आ गया 8, यानी कि बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया कितना है 8 रुपये है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः ये चीज कि बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया कितना है 8 रुपये। एक्स माना था, एक्स का मान कितना आया है 8, तो
8 रुपए है। ऐसे ही y आपने क्या माना है, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, तो ऐसे ही लिखेंगे तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर तक का किराया कितना है, 10 रुपए। कितना है, 10 रुपए आया है। ठीक है, आपको यही ज्ञात करना था। पूछा था क्या क्वेश्चन में कि बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया। आपने मान लिया था कि बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया x रुपए, तो x का मान आपका 8 आया है, यानी कि बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का किराया आपका 8 रुपए है। और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया आपने y रुपए माना था, तो y का मान यहाँ पे हमने जब समीकरण को सोल्व किया था 10 आया है, तो बस स्टैंड से यशवंतपुर तक का किराया 10 रुपए है। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप स्टार लगा लो। इस क्लास में 3 ही हम बस एग्जाम्पल करेंगे और ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ये अंक हैं वो आपको चेंज कर सकता है, बाकी क्वेश्चन आपको यही देगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 15 में दिया है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है। तो आपको हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि व्यापक समीकरण हमारा क्या होता है। पहले लिख लेते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज में युग्म कहा है, यानी कि आपका चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ होता है कि यानी कि एक साथ 2 समीकरण का होना। ठीक है ना। तो व्यापक समीकरण आपने पढ़ा है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। युग्म का यानी कि 2 समीकरण हमारा होता है, तो इसको हम नाम दे देते हैं a1, यानी कि a1 b1 c1, और दूसरे को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दे देते हो। तो इन दोनों समीकरण से आपने निकाला था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिसका अर्थ होता है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का क्या अर्थ होता है कि जो हमारे 2 इक्वेशंस दिए होंगे उनमें चर का जो मान मिलेगा सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। ठीक है। और सेकेंड आपने पढ़ा था सेकेंड, और ये अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 में, तो ये किसका है? प्रतिच्छेदित रेखा का है। प्रतिच्छेदी रेखा का है। पढ़ा था कि नहीं? ठीक है। तो ये हम कंडीशन देखेंगे, इसका अद्वितीय हल होता है। और सेकेंड आपने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका क्या अर्थ होता है कि कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं। यानी कि जब ये कंडीशन आपके इक्वेशंस में आ रहे होंगे तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा, यानी कि अचर जो हमारे होते हैं उनका कोई भी हल नहीं मिलता। यानी एक्स वाई अगर दिए हुए आपको समीकरण में क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर आपके चर एक्स वाई हैं तो उनके कोई भी मान नहीं मिलेंगे और इसमें केवल एक मान मिलेगा। ठीक है ना। और ये हमारा किस रेखा का था? समांतर रेखा का था, समांतर रेखाएं का था। और एक और आपने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये किसका है? इसका कंडीशन क्या था? अनंत हल। अनंत हल यानी कि जो हमारे इक्वेशंस में जो चर होंगे उनके अनंत हल मिलेंगे जब आपको ये कंडीशन मिलेगा। तो यानी एक्स वाई का मान अगर एक्स वाई दिया है या आपको एस टी दिया है या पी क्यू दिया तो उनके अनंत हल मिलेंगे। ठीक है। यानी कि 2 से ज्यादा उसका मान मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये किसका था? संपाती रेखा। किस रेखा का था? संपातीय रेखाएं का है। ये आपने एक्सरसाइज 3.1 से पढ़ते हुए आ रहा है। ठीक है ना। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल हमारा ये, यानी कि इस कंडीशन को लगा के इसको हमें सोल्व करना है और इससे हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल लिखेंगे, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल आपको दे दिया, यानी कि ये कंडीशन लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 के लिए है। ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से करेंगे, यानी कि इसका इससे तुलना करेंगे।
यहाँ पे x का गुणांक क्या है a1, यानी कि a1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 4, यानी कि a1 हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें देखिए y का गुणांक क्या b1, यानी कि b1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको p मिलेगा यहाँ से। c1 की यहाँ पे देखिए आप c1 निकालेंगे, c1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 8 मिलेगी। ऐसे ही समीकरण 2 को निकालो, समीकरण 2 से, यानी इससे करेंगे x का गुणांक क्या है a2, x का गुणांक 2 है तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 2, a2 बराबर 2। ऐसे ही y का गुणांक b2 है तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है 2, यानी कि b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब c2 निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए c2, यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या आएगी 2। आपने तुलना करके व्यापक समीकरण से तुलना करके आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया। अब आपको कंडीशन दे दिया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या होता है? अद्वितीय हल का कंडीशन क्या आपने पढ़ा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम चेक करते, ठीक है ना। कंडीशन दे दिया तो आप इस पे डायरेक्ट कर लो। यहाँ पे रखेंगे a1 a2 b1 b2 का मान, इससे a1 का मान कितना है 4, a2 का मान कितना है 2, नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है p और b2 का मान कितना है 2। नॉट इक्वल टू का मतलब ये नहीं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 2p, ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह रहेगा ऐसे ही, ये हो जाएगा 4 दूना की 8, यानी कि p नॉट इक्वल टू ये 8 और 2 इस साइड जाएगा। सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे इक्वल करते थे तो हम जैसे प्रोसेस करते थे जोड़ घटाना गुणा, वैसे सेम इसमें भी करेंगे। 2 को आप इस साइड लेके जाओगे तो भगे में होगा, क्योंकि इस साइड किसमें गुणे में है। तो p का मान कितना मिल जाएगा 4, यानी कि p 4 के अलावा p का मान और कोई कुछ मिल ही नहीं सकता है। आप लिख सकते हो कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः p के, या ऐसे लिख लो अतः 4 के अलावा p के प्रत्येक मान, यह आपका अलग से है, ठीक है ना। p के प्रत्येक मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ये आप पता करके लिख सकते हो। तो कितना सिंपल है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा एक और एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं, उसको भी एग्जाम्पल 16, इस पे भी आप स्टार लगा लो, सेम 15 के जैसे ही है। दिया है कि के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या अर्थ होता है? ये थर्ड वाला कंडीशन, अनंत हल या अनेक हल, बहुत सारे मान मिलेंगे इसमें, तो इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, थर्ड वाले को ही। तो ये कंडीशन हमारा लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसको अब मिटा देते हैं और क्वेश्चंस को अब सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको के का मान याद करना है, और एग्जाम्पल 15 में आपने किसका मान निकाला है? पी का मान निकाला है। किसका मान निकाला है? पी का। तो यहाँ पे हल करेंगे, 2 समीकरण आपको दे दिया गया है। तो यहां से देखिए व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए, ये 1 और ये 2 व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। हल को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर क्या है व्यापक समीकरण? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आप इसको समीकरण 1 भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हम उससे तुलना कर रहे हैं फर्स्ट वाले का। या ऐसे ही लिख लो, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे करेंगे। तो कर दीजिए, पहले समीकरण 1 से करिए इसके लिए, यानी कि a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे x का गुणांक a1, यानी कि x का कितना है k, यहाँ पे y का b1, यहाँ पे y का कितना है 3, यहाँ पे देखिए सॉरी c1 का कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस k माइनस 3, चिन्ह के साथ लिखते हैं। अब समीकरण 2 का कर लीजिए, समीकरण 2 से तुलना करिए। a2 x का गुणांक कितना है 12, b2 y का गुणांक b2 यानी y का गुणांक कितना है k, और c2 y का गुणांक कितना, सॉरी इसका गुणांक कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये माइनस के हो जाएगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया प्रश्न में अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ पे लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल। कंडीशन क्या हमारा होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ से इनका मान रखिए यहाँ पे,
A1 का कितना है K, A2 का कितना है 12, B1 का कितना है 3, B2 का कितना है K, C1 का कितना है -K-3 और C2 का कितना है -K। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये तीनों इक्वल में दिया है आपको तो कोई दो ले लो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड लेते हैं, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड टर्म्स ये हमारा है, ठीक है ना, यानी इनको हम दर्शा रहे हैं। अगर ले रहे हैं K/12 इक्वल टू 3/K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो K² इक्वल टू 12 36। यहाँ पे क्या है K² है, क्या है K², तो K इक्वल टू क्या होगा, जब स्क्वायर उस साइड जाता है किस में हो जाता है अंडर रूट में, किस में होता है अंडर रूट में। जब अंडर रूट में जो अंक होता है हमारे, जैसे यहाँ पे 36 दिया, 36 किसका वर्ग है 6 का, और जब ये 6 का वर्ग है जब अंडर रूट हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस। यहीं पे देखिए K का मान 2 मिल गया, +6 -6 2 मिल गया ना। अब देखिए, अब इन दोनों को ले लीजिए या इसको ले लीजिए, चलिए सेकेंड और इक्वल टू करते हैं थर्ड को, ठीक है। यहाँ पे 3/K इक्वल टू K-3/K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 3K, ये क्या आएगा K और ये K-3, इसको सोल्व करिए, क्या आ जाएगा K² -3K, 3K यानी कि सबको एक साइड आप लेके आओ, इसको उस साइड लेके चले जाओगे तो K² -3K, 3K को आप उस साइड लेके जाओगे, इधर किस में है प्लस में, तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ये दोनों माइनस में 3K ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6K, यानी कि K² -6K इक्वल टू 0। K कॉमन कर लो, क्या मिलेगा K -6 इक्वल टू 0। इस K को आप इस साइड लेके जाओ तो K -6 इक्वल टू 0, और ये गुणे में इस साइड जाएगा तो भागे में, ये K -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यानी 0 में जब किसी अंक का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है, यानी कि K का मान क्या मिलेगा 6। यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों को लेके हमने सोल्व किया तो हमारा K का मान क्या मिला +6 मिला -6, और यहाँ पे क्या है K का मान 6 है, यानी कि अगर दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है +6 है, तो इसलिए K का मान क्या आएगा 6 आएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल था। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस करेंगे, आप जरूर देखना। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।